हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आप सभी बताइएगा आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने ही वाली है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 28 तारीख को जो है फॉर्म भरने भी शुरू हो जाएंगे। तो जितने भी लोग हैं जिनको एलटी का एग्ज़ाम देना है वो लोग आज से ही अपनी पढ़ाई में लग जाएं, क्योंकि आपका देखा जाए तो 120 नंबर आपका सब्जेक्ट का रहेगा। तो जितने लोग भी हिंदी सब्जेक्ट से हैं कम से कम उनको अपने हिंदी सब्जेक्ट में 120 नंबर की उनकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। 120 नंबर का पेपर है तो 120 नंबर की आपकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, जब आप उतना तैयारी करेंगे तो जाके आप जो है 100 नंबर 110 नंबर तक पहुंचेंगे और बाकी जो है 30 नंबर वो आपका जीएस से रहेगा। आप सब इस बात से भली भांति परिचित हैं। तो प्लीज़ ये जो मौका आया है बहुत टाइम बाद आया है, 7 सालों के बाद मिला है, तो ये गोल्डन चांस है। तो इसको आप गंवाइएगा मत। जितना भी हो सके दिन रात एक करके जितनी भी आपने अभी तक मेहनत की है उसको दुगनी कर दीजिए और एकदम अपना बेस्ट दीजिए 100%। ये सोचिए कि ये लास्ट मौका है आपके पास। ये मत सोच के एग्ज़ाम दीजिएगा कि नहीं अभी मैं देख लेता हूँ या देख लेती हूँ कितना नंबर आएगा, अभी ऐसे ही दे लेते। नहीं, आप अपनी तैयारी 100% रखिए और एग्ज़ाम में ये सोच के बैठिएगा कि अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। इसी बार जो करना है, या इस बार या उस बार जितना देना है इसी बार सब जी जान आप लगा दीजिए। क्योंकि जिस तरीके से आज के टाइम में वैकेंसी आ रही है उस तरीके से तो अगर देखा जाए तो पता नहीं इसके बाद दोबारा कब मौका मिलेगा, 10 साल या 15 साल बाद। तो बिल्कुल भी इस गोल्डन चांस को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। इसको बांध के रखिए और अपनी तैयारी को जितना हो सके दिन दुनी रात चौगुनी करके कीजिए। तो इसी के साथ आज मैं शुरुआत करती हूँ विद्यापति के संदर्भ में। इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखूंगी, साथ ही साथ इनके बारे में जो बातें कही गई हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं उनको भी देखेंगे। बात करें विद्यापति की तो इनका जन्म 1350 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु जो है 1450 ईस्वी में। लेकिन कहीं कहीं पर इनकी जो मृत्यु है उसका समय 1460 मिलता है ज्यादातर। तो ध्यान रखिएगा, विद्यापति का जन्म तो 1350 में हुआ है लेकिन इनकी मृत्यु 1460 ईस्वी में हुई है। इसको 50 ना करके यहाँ पे आप कर लीजिए 1460, क्योंकि ज्यादातर 60 वाला ही मान्य है। ठीक है, आगे देखिएगा, विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र। इन्हें कैसे याद रखेंगे? देखिए, जब किसी को विद्या की प्राप्ति हो जाती है तो उसकी जो जिंदगी है वो हरी भरी हो जाती है। ठीक है, हरी भरी और मीठी, मिश्री की तरह मीठी हो जाती है। हरी भरी तो होती ही है, साथ में मीठी भी हो जाती है। किसकी तरह? मिश्री की तरह, यानी कि हरि मिश्र। कनेक्ट हो गया। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। ये कहाँ के रहने वाले थे विद्यापति जी? तो ये बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। आगे देखिएगा, भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है। बात करें इनके ग्रंथों की भाषा की दृष्टि से तो इन्होंने 3 भाषाओं में रचनाएं की थी। कभी कभी ये भी पूछता है विद्यापति ने कितनी रचनाओं में अपने कितनी भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी हैं? तो इन्होंने 3 भाषाओं में अपनी रचनाएं सारी की हैं। एक तो है संस्कृत भाषा, दूसरी है अवहट्ट और तीसरी है मैथिली भाषा। ठीक है, अब संस्कृत भाषा की अगर हम बात करें तो इनकी 2 रचना यहाँ पे अभी मिल रही हैं आपको, और भी हैं लेकिन अभी इस पेज पे आपको जितनी रचनाएं हैं हम उनको पहले देख लें। तो संस्कृत भाषा में इनकी रचना है शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली। ये 2 रचनाएं संस्कृत भाषा में हैं। अवहट्ट भाषा की बात करें तो इसमें इनकी रचना है कीर्ति लता, कीर्ति पताका। ये दोनों रचनाएं अवहट्ट भाषा में है विद्यापति की। और मैथिली भाषा में अगर हम बात करें तो मैथिली भाषा में भी इनकी 2 ही रचनाएं मिलती हैं। एक है पदावली और दूसरी है गोरक्ष विजय। ये जो गोरक्ष विजय है ये है नाटक।
ये क्या है? ये एक नाटक है जो कि मैथिली भाषा में लिखी गई है, विद्यापति की रचना है। और दूसरी रचना क्या है? पदावली है। तो ये दोनों रचनाएं मैथिली भाषा में हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, यानी कि कीर्ति वाली जो कीर्ति नाम से दोनों रचनाएं हैं वो दोनों अवहट्ट भाषा में हैं। और संस्कृत भाषा की बात करें तो इसमें दो रचनाएं हैं, शैव सर्वस्वसार और गंगा वाक्यावली। ये दोनों रचनाएं संस्कृत भाषा में हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट में देखिएगा, ये संस्कृत भाषा की इधर रचनाएं हैं। तो दो हमने पीछे पढ़ी, अब आगे देखते हैं। दुर्गा भक्त तरंगड़ी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली और गया पत्तलक वर्ण कृत्य। ये सारी रचनाएं किस भाषा में हैं? सारी की सारी संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। और दूसरी विशेषता ये है, और दूसरी बात ये है कि ये विद्यापति की रचना है। तो अभी जितना हमने पढ़ा, ये सारी की सारी रचनाएं इनकी किस भाषा में लिखी गई हैं? तो संस्कृत भाषा में। और फिर इसके बाद अवहट्ट भाषा की बात हुई थी। तो अवहट्ट भाषा में मैंने बताया कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दोनों रचनाएं अवहट्ट भाषा में हुई हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का, उदारता का चित्रण है। ठीक है, कहते हैं जो कीर्तिलता उनकी रचना है अवहट्ट भाषा में, उसमें इन्होंने कीर्ति सिंह की, मतलब कीर्ति सिंह का चित्रण प्रस्तुत किया है। और जो कीर्ति पताका रचना है उसमें इन्होंने शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण प्रस्तुत किया है। कैसे याद रखेंगे कि कीर्ति सिंह में क्या है और कीर्ति पताका में क्या है? अगर हमें एक का याद हो जाएगा तो दूसरे का हम आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए, कीर्ति पताका को याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे? कीर्ति पताका, इसमें शिव सिंह की वीरता और उनकी उदारता का चित्रण है। तो देखिए, ये जो पताका वगैरह होते हैं, जो झंडी पताका लगता है ना, किसी मंदिर का, जब मंदिर में कोई कार्यक्रम वगैरह होता है तो उस मंदिर को सजाया जाता है पताका लगा के, और जो ये फ्लावर वगैरह होते हैं, गेंदे के फूल होते हैं, इनसे पूरा डेकोरेशन किया जाता है। तो पताका जो है वो शिव जी के मंदिर में दिखेगा आपको। पताका कहाँ पे दिखेगा? शिव जी के मंदिर में। तो कीर्ति पताका कनेक्ट हो गया शिव जी के मंदिर में, यानी कि शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण कीर्ति पताका में है। पताका में, पताका जो है शिव जी के मंदिर में दिखेगा, यानी कि कीर्ति पताका शिव सिंह की वीरता से परिचित है। मतलब कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। तो कीर्तिलता बचा, तो कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का वर्णन किया गया है। ये चीज आपका क्लियर हो गया। ये क्लियर होना जरूरी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिएगा, जो हमने मैथिली भाषा की रचनाएं देखी थी, एक थी पदावली और दूसरी थी गोरक्ष विजय। तो मैंने बताया था गोरक्ष विजय जो है वो नाटक है। तो यहाँ पे देखिएगा, गोरक्ष विजय का गद्य भाग जो है वो संस्कृत में है तथा पद्य भाग जो है मैथिली में है। तो गोरक्ष विजय जो है वो है तो नाटक, ठीक है, लेकिन उसका जो गद्य भाग है, ये प्रश्न बन सकता है कि गोरक्ष विजय का जो गद्य भाग है वो संस्कृत में है, लेकिन उसमें जो पद्य भाग लिखे गए हैं वो उनके मैथिली भाषा में लिखे गए हैं। इतने पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। जो विद्यापति थे ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे, और इन्हीं की वीरता का वर्णन इन्होंने, देखिए, कीर्ति सिंह और शिव सिंह। तो शिव सिंह का वर्णन किसमें किया? कीर्ति पताका में। और कीर्ति सिंह का वर्णन कीर्तिलता में किया, याद है। और उन्हीं दोनों के ये राज दरबारी कवि भी थे, विद्यापति जी। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है, जो निम्नांकित है। अब यहाँ पे क्या चीज हम देखने को पा रहे हैं कि जो बहुत से विद्वान हैं जो विद्यापति को श्रृंगारिक भी मानते हैं, कुछ लोग उनको भक्त मानते हैं और कुछ लोग रहस्यवादी कवि मानते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन है जो विद्यापति को श्रृंगारिक कवि माना है, कौन है जो भक्त कवि माना है, और कितने लोग हैं जिन्होंने रहस्यवादी माना है विद्यापति को। तो यहाँ पे देखिएगा, बात करें श्रृंगारी कवि की, तो सबसे पहले श्रृंगारी मानने वाले कौन कौन से लोग हैं? हर प्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल,
सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये इतने लोग जो हैं इनको क्या मानते हैं, इनको जो है श्रृंगारी कवि मानते हैं। किसको? जो है विद्यापति जी को। और साथ ही साथ बच्चन सिंह भी इनको श्रृंगारी कवि मानते हैं। पेन से आप जो है वहीं पे जो आपकी जो पुस्तक है वहीं पे आप लिख लीजिएगा कि बच्चन सिंह भी जो है विद्यापति को श्रृंगारी कवि ही मानते हैं। अब इन सारे नामों को हम याद कैसे करेंगे? ठीक है, तो याद करने के लिए एक ट्रिक है मेरे पास। वो ट्रिक है, तीनों राम मिलकर सुभद्रा का हर प्रकार से श्रृंगार करते हैं बच्चों की तरह। कैसे कनेक्ट करेंगे? तीनों राम मिलकर सुभद्रा का हर प्रकार से श्रृंगार करते हैं बच्चों की तरह। तीनों राम मिलकर, तीनों राम यानी कि रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी, तीनों राम मिलकर सुभद्रा, सुभद्रा से हो जाएगा सुभद्रा झा, सुभद्रा का हर प्रकार से, हर से हो जाएगा हर प्रसाद शास्त्री, हर प्रकार से श्रृंगार करते हैं बच्चों की तरह, बच्चों से हो जाएगा बच्चन सिंह। कनेक्ट हो गया सारा ना? एक बार फिर से सुन लीजिएगा ताकि गड़बड़ मत कीजिएगा, ट्रिक को लिख लीजिएगा। तीनों राम मिलकर सुभद्रा का हर प्रकार से श्रृंगार करते हैं बच्चों की तरह। ये है पूरी ट्रिक और इस ट्रिक से आप कनेक्ट कर लेंगे विद्यापति को श्रृंगारी कवि किसने किसने माना है। अब बात करते हैं भक्त कवि की। कौन कौन से लेखक हैं जो विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं? तो इसमें आ जाएंगे बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये तीन लोग आते हैं जो भक्त कवि मानते हैं। इन्हें कैसे हम याद रखेंगे? तो इनके लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि श्याम सुंदर के भक्त ब्रज में 1000 बार जाते हैं। श्याम सुंदर, यहाँ लिखा है ना, श्याम सुंदर के भक्त ब्रज में यानी कि ब्रजनंदन, ब्रज में 1000 बार जाते हैं यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्याम सुंदर थे श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर के भक्त, भक्त से भक्त कवि, ब्रज में जाते हैं 1000 बार। तो ऐसे कनेक्ट कर लीजिएगा, श्याम सुंदर के भक्त ब्रज में 1000 बार जाते हैं। इस ट्रिक से आपको भक्त कवियों के नाम याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं रहस्यवादी। विद्यापति को रहस्यवादी कवि किन किन लोगों ने माना है? तो इसमें नाम आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र। ये 3 नाम आते हैं रहस्यवादियों में। अब इनको कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए एक ट्रिक है कि विद्यापति नाम का रहस्य जानकर गिर पड़े। विद्यापति नाम का रहस्य जानकर गिर पड़े। विद्यापति से हो जाएगा विद्यापति, ना से हो जाएगा नागेंद्र नाथ, नाग का रहस्य, रहस्य से क्या हो जाएगा रहस्यवादी, और जान से हो जाएगा जनार्दन मिश्र, गिर पड़े से हो जाएगा ग्रियर्सन। कनेक्ट हुआ? विद्यापति नाग का रहस्य जानकर गिर पड़े। नाग से नगेंद्र नाथ, ठीक है, याद रखिएगा ये ट्रिक है। विद्यापति नाग का रहस्य जानकर गिर पड़े, तो इससे आपको रहस्यवादी कवि याद हो जाएंगे। तो और देखिएगा, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है और ट्रिक आपको अच्छे से कनेक्ट कर ले रही है, देखिएगा अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आप वीडियो को और आगे बढ़ा के देख सकते हैं, देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। प्रश्न बनता है कि विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है इनको जातीय कवि। आगे देखिएगा, महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। ये भी प्रश्न बनता है, पंचदेवोपासक विद्यापति को किसने स्वीकार किया? तो हरिप्रसाद शास्त्री ने। और हरिप्रसाद शास्त्री ने ही विद्यापति को श्रृंगारिक कवि भी कहा है, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है। नेक्स्ट में देखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने
पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। ये प्रश्न कई बार बना भी है कि जो विद्यापति हैं, विद्यापति की जो पदावली रचना है जो कि मैथिली भाषा में लिखी गई है, उसके श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा? तो ये निराला ने कहा। इसको आप कैसे याद करेंगे? इसको याद करने के लिए एक सुनिएगा कि जब सूर्य की कांति, सूर्यकांत है ना, सूर्य की कांति विद्यापति के पदों पर पड़ती है, पद से पदावली हो जाएगा। सूर्य की कांति विद्यापति के पदों पर जब पड़ती है तब वह नागिन के लहर के समान हो जाती है। जैसे नागिन की लहर इन्हें कहा है, तो इसी से कनेक्ट कर लीजिएगा। जब सूर्य की कांति विद्यापति के पदों पर पड़ती है तो वह नागिन की लहर के जैसी हो जाती है। बस इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। सूर्य की कांति यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विद्यापति के पद यानी कि पदावली को क्या कहा? नागिन की लहर कहा। नेक्स्ट पॉइंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। ध्यान दीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। यह भी प्रश्न कई बार बना है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये कथन कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है और इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो है इसमें चश्मे की बात हुई है। तो आपने देखा होगा चश्मे जो है, जो बहुत पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, जो ज्यादा हमेशा पढ़ाई में ही गिरे रहते हैं, उनको अधिकतर चश्मे लग जाते हैं। तो इससे आप इनको कनेक्ट भी कर सकते हैं कि चश्मे की बात आई है, यानी कि उस व्यक्ति, जैसे चश्मा कौन लगाया है? जिनके पास विद्या अधिक होती है उनको अधिकतर चश्मा लग जाता है। तो ऐसे आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं कि ये विद्यापति के संदर्भ में ये लाइन कही गई है, लेकिन कहा किसने है? रामचंद्र शुक्ल ने। किसके संदर्भ में कहा है? विद्यापति के संदर्भ में कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार बना हुआ है यहाँ से प्रश्न। आगे देखिएगा, विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है जो निम्न है। देखते हैं इनको कौन कौन सी उपाधियां दी गई हैं। तो सबसे पहले है अभिनव जयदेव। इन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई है जो कि महाराज शिव सिंह ने दी है। देखिए यहाँ पे ये नहीं लिखा है किसने कौन सी उपाधि दी है, लेकिन मैं बता रही हूँ, आप इसको बगल में नोट भी करते चलिए, ठीक है। पेन ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, और अगर पेन नहीं है तो वीडियो को पॉज करके पहले पेन लेकर आइए और इसको नोट करते चलिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। तो अभिनव जयदेव की उपाधि महाराज शिव सिंह ने इनको दी थी विद्यापति को। कवि शेखर की बात करें तो कवि शेखर की उपाधि जो है बादशाह नुसरत शाह ने दी थी। कवि कंठहार जो है, कवि कंठहार की उपाधि इन्हें प्रदान की गई। नव कवि इन्हें कहा गया, नव कवि शेखर की उपाधि इन्हें प्रदान की गई। इन्हें खेलन कवि कहा जाता है, इन्हें खेलन कवि भी कहा गया है, जो कि महाराज पंडित ने इन्हें खेलन कवि कहा है। इन्हें दशावधान भी कहा गया है, इन्हें पंचानन भी कहा गया है, और पंचानन इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। फिर इन्हें जो है मैथिल कोकिल भी कहा गया है, और मैथिल कोकिल जो है मिथिला के लोगों ने इन्हें मैथिल कोकिल कहा है। और इन्हें जो है अपरूप का कवि भी कहा जाता है, लिख लीजिएगा, इन्हें अपरूप का कवि भी कहा जाता है। इन्हें सरस कवि की भी संज्ञा दी गई है। इन्हें कूच का कवि भी कहते हैं। कूच का कवि किसने किसने कहा था? तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, विद्यापति को कूच का कवि हर प्रसाद शास्त्री और बाबूराम सक्सेना, दो लोगों ने जो है विद्यापति को कूच का कवि कहा था। हर प्रसाद शास्त्री और बाबूराम सक्सेना ने। ये आप अलग से लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और बात करें बाबू ब्रजनंदन सहाय की, तो बाबू ब्रजनंदन सहाय ने वैष्णव कवि चूड़ामणि कहा है। विद्यापति को वैष्णव कवि चूड़ामणि किसने कहा था? तो ये कहा था बाबू ब्रजनंदन सहाय ने। ये कुछ पॉइंट मैं अलग से बता रही हूँ क्योंकि इसमें खैर दिया नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इन सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको
दूसरे पुस्तक को खोल के उसको फिर उसमें ढूंढना पड़ेगा किसमें लिखा है किसमें नहीं। कई पुस्तकों का अध्ययन करके मैं बता रही हूँ। और इनको जो है सरस कवि, कूच कवि, अपरूप का कवि और वैष्णव कवि चूड़ामणि भी कहा गया है। इतने और भी नाम इनको मिलते हैं। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। ये भी बहुत पूछा जाता है, विद्यापति किस संप्रदाय के कवि थे? तो ये शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापतिकृत कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। ध्यान रखिएगा, विद्यापति की जो रचना है कीर्तिलता, ये भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई थी। जैसे हमने पढ़ा था कल कि जो चंदबरदाई है पृथ्वीराज रासो की रचना, चंदबरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो, आपने कल इसके संदर्भ में पढ़ा था ना। जो लोग मेरी कल की क्लास लिए होंगे उन्हें पता होगा। तो उनको जो है सुखी संवाद के रूप में किसने रचित माना था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और कल मैंने बताया था विद्यापति के बारे में कि विद्यापति की एक रचना है कीर्तिलता, उसको जो है भृंग भृंगी संवाद के रूप में किसने माना था? तो वो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना था। यहाँ दिया नहीं है पर बगल में आप लिख लीजिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और कभी अगर भूलिएगा कि विद्यापति की कौन सी रचना को भृंग भृंगी संवाद कहा गया है, तो देखिए जो भृंग भृंगी होते हैं जो ठीक है, वो लताओं पर घूमते हैं। जो भंवरे होते हैं ना वो भनभनाते रहते हैं, पेड़ों की लताओं पर ही तो भंवरे भनभनाते हैं। तो भनभनाने भृंग भृंगी हो गया, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो लताओं पर भृंग भृंगी घूमते हैं, वहां से आप इनको कनेक्ट कर लेंगे। तो यानी याद हो जाएगा वो रचना है कीर्तिलता, जिसको भृंग भृंगी संवाद के रूप में कहा गया है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे देखेंगे विद्यापति के महत्वपूर्ण पद्यांश इस प्रकार हैं। बात करें कीर्तिलता की, जो उनकी रचना है कीर्तिलता, उनमें से कुछ पंक्तियां दी गई हैं जो कि परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो पहली पंक्ति है, देसिल बना सब जन मिठा, ते तय सन जपऊ अवहट्टा। तो ये पंक्ति जो है कीर्तिलता से ली गई है। इसे याद कैसे रखेंगे? तो देखिए यहाँ पे लिखा है देसिल बना सब जन मिठा, ते तय सन जपऊ अवहट्टा। इसमें जो है मिठा शब्द को पकड़िएगा। देखिए कहते हैं जब किसी को जो लोगों के पास विद्या की प्राप्ति हो जाती है, जिसके पास विद्या का ज्ञान होता है, वो लोग बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं। तो इससे याद रखेंगे कि जिनके पास विद्या की प्राप्ति हो जाती है वो लोग बहुत मीठा मीठा बोलने लगते हैं। और दूसरी बात है अवहट्टा, ये आप जानते हैं विद्यापति की जो रचना है वो अवहट भाषा में हुई है, ठीक है। तो और वो रचना कौन सी है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो खैर ये रचना, ये पंक्ति जो है कीर्तिलता से ली गई है, याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, रज्ज लुद्ध असलान बुद्धि बिक्कम बरे हारल। आगे देखिएगा, रज्ज लुद्ध असलान बुद्धि बिक्कम बले हारल और पास बैसी विश्वासी राय गयनेसर मारल। अब इसमें दो शब्द पकड़िएगा, हारल और मारल। कहते हैं जिसके पास विद्या होती है उसको ना तो कोई हरा सकता है और ना ही कोई मार सकता है आसानी से, ठीक है। जब आपके पास विद्या का ज्ञान हो जाएगा तो आपकी जीत हर जगह होगी, आपको कोई हरा नहीं सकता है, ठीक है। आपको ये पता रहेगा कि आपको कब क्या कहाँ कैसे बोलना है। जब आपको विद्या की प्राप्ति हो जाएगी तो ना तो उस व्यक्ति को कोई हरा सकता है, ना ही उसे कोई मार सकता है। तो हारल मारल से आप कनेक्ट कर लेंगे कि ये विद्यापति की पंक्ति है। उसी की आगे की लाइन है, मारंत राय रण रोल पड़ू मेनी हाहा सद्द हुआ सुर राय नयर नर अर रमणी बाम नयन पफुरिय धुआ। तो ये भी पंक्ति उसी से लिए है, हुए धुए। जिनके पास विद्या की प्राप्ति होती है वो क्या करते हैं? वो लोगों का धुआं धुआं कर देते हैं, ठीक है। उनको ना तो कोई हरा सकता है, ना तो उन्हें कोई मार सकता है, ठीक है। वो लोगों का धुआं धुआं उड़ा देते हैं, ठीक है। उनके मुख का धुआं उड़ा देते हैं, धुआं से धुआं, याद हो जाएगा। ये विद्यापति की पंक्ति है। आगे देखिएगा, कतहु तुरुक बरकर बार जाए ते बेगार धरि आनन बाभन बरुआ मथा चढ़ावी गाय का चरुआ
हिंदू बोले दुरहि निकार, छुटऊ तुर्का भभकी मार। ये भी पंक्ति जो है विद्यापति से ली गई है। किससे ली गई है? विद्यापति से ली गई है। यहाँ पे देखिए लिखा है कतहु तुरुक बरकर, ठीक है, बार जायते बेगार धर। यहाँ पे बरकर और बेगार शब्द को पकड़िएगा। कहते हैं जहाँ पर विद्या है, जहाँ पर विद्या होती है, जिसके पास विद्या होती है उस व्यक्ति की हमेशा बरकत होती है। वो व्यक्ति बेकार नहीं जाता है, वो व्यक्ति बेकार नहीं जाता है, उस व्यक्ति की हमेशा बरकत होती है। कहते तभी तो कहते हैं कि भैया आप लोग पढ़ लो, अभी समय है, अभी जिंदगी, अभी पढ़ाई कर लो, आगे चल के समझ में आएगा पढ़ाई का क्या महत्व है। नहीं पढ़े लिखे रहेंगे तो कोई आपको ढंग की नौकरी भी नहीं देगा। तो कहते हैं कि जिसके पास विद्या की प्राप्ति होती है, जिसके पास विद्या का ज्ञान होता है, उसकी हमेशा बरकत होती है, वो बेकार नहीं जाता है। ठीक है, बेगार से बेगार धन, यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर लेंगे। और मान लिया अगर ये लाइन पूछता है तो इसको कैसे याद करेंगे? कहते हैं जिसके पास विद्या होती है वो भाई वो गाय वाय नहीं चराता है। यहाँ पे क्या लिखा है? मत चढ़ाव ई गाय का चरुआ। फिर वो गाय वाय नहीं चराता है, वो क्या करेगा? वो गाय चराने नहीं जाएगा। जिसके पास विद्या की प्राप्ति हो गई है वो तो किसी ऑफिस में जाके बैठेगा ना, जॉब करेगा कि गाय चराएगा? गाय वाय नहीं चराएगा। गाय का चरुआ, यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ये विद्यापति की है। आगे है हिंदू बोले दुरहि निकार, छुटऊ तुर्का भभकी मार। आप जानते हैं इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है, इसको लिखा है ना छुटहु तुर्का भभकी मार। जब किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत जो है विद्या का ज्ञान हो जाता है तो वो व्यक्ति क्या करता है, मतलब उसको लगता है कि दुनिया में जितना भी ज्ञान है बस मेरे पास है। तो छोटे मार, छोटा सा ज्ञान क्या मिला, वो उसी में भभकने लगे, उसी में भभकने लगे, लोगों को दिखाने लगे कि मेरे आगे तो कोई है ही नहीं। तो इसी को ऐसे ही कनेक्ट कर लीजिएगा कि कुछ लोगों को जैसे ही थोड़ी सी विद्या की प्राप्ति होती है वो लोग भभकने लगते हैं, भड़कने लगते हैं, दिखाने लगते हैं कि मेरे पास ही सारा का सारा ज्ञान है। तो छुटऊ तुर्का भभकी मार ये किसकी हो गई? विद्यापति की हो गई। क्योंकि जब छोटे सी विद्या की प्राप्ति होती है तो लोग भभकने लगते हैं। याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है जय सुरसा सोसई मम भाषा, जो जो बुझी हिसो करहि प्रशंसा। इसको क्या करेंगे? इसमें देखिएगा, इसमें भाषा शब्द है, ठीक है, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए यहाँ पे भाषा शब्द को लीजिएगा। देखिए विद्या, जब हम विद्या की प्राप्ति होती है, भाषा, ठीक है, विद्यापति के पदों में आपको भाषा शब्द जरूर देखने को मिलता है। लिखा है जय सुरसा होसई मम भाषा, जो जो बुनझी हिसो करहि प्रशंसा। तो कहते हैं जो लोग विद्या की प्राप्ति कर लेते हैं, जिनको भाषा समझ में आने लगती है और जो हर चीज को बूझने लगते हैं, जिनके पास ज्ञान हो जाता है, जिनके पास ज्ञान की विद्या होती है, उनको लोग बूझने भी लगते हैं और उन्हीं की लोग प्रशंसा करते हैं। जिनके पास विद्या की प्राप्ति होती है वही उन लोगों को लोग वो क्या करते हैं, वो लोगों को बूझने लगते हैं, समझने लगते हैं और उनकी हर कोई प्रशंसा करता है। भाई जो बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाएगा उसी की तो लोग प्रशंसा करेंगे कि देखो आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया, इसके पास कितना दिमाग है, इसने पढ़ लिख के कितना अच्छा काम किया है। तो जिसके पास विद्या की प्राप्ति हो जाती है वो लोगों को बूझने भी लगता है और हर कोई उसकी प्रशंसा भी करते हैं। इस शब्द को पकड़िएगा, आसानी से कनेक्ट हो जाएगा कि ये विद्यापति की पंक्ति है। नेक्स्ट है जाति अजाति विवाह अधम, उत्तम का पारक। ये पंक्ति भी विद्यापति की है। कैसे याद रखेंगे? जाति अजाति विवाह अधम, इतने शब्द को लीजिएगा। जब जिन लोगों के पास विद्या की प्राप्ति हो गई है वो लोग ये नहीं देखते हमें किस जाति में विवाह करना है, कौन सी जाति में नहीं करना है। उन्हें बस ये मतलब होता है कि सामने वाले का नेचर कैसा है। उन्हें जाति अजाति से कोई लेना देना नहीं है। जाति अजाति विवाह यानी कि विवाह की बात इसमें कही गई है कि जो है किस जाति में विवाह करना है, किस कुल में विवाह करना है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो जाति वगैरह पे ध्यान नहीं रखते हैं, वो बस इंसानों को देखते हैं किस व्यक्ति का नेचर कैसा है।
तो जाति अजाति विवाह की जब बात आएगी तो तुरंत समझिएगा ये विद्यापति की पंक्ति है, क्योंकि जाति अजाति करके और भी पंक्तियां दी गई हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि जाति अजाति से मिलती जुलती और किसकी किसकी पंक्तियां हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा। मेरी जो शॉर्ट वीडियोस अपलोड की गई है उसमें एक वीडियो में मैंने बताया है मिलती जुलती पंक्तियों के बारे में। 4-5 वीडियो आई होगी शॉर्ट वाली, अब वहां से जाके देख सकते हैं कौन किसकी पंक्ति है। आगे देखिएगा, पुरुष कहाड़ी ह कहो जस पंथाव पुन्नु, ये पंक्ति किसकी है? ये भी विद्यापति की है। कहते हैं जिनके पास विद्या होगी वह पुरुष की कहानी कहता है। कहते हैं जिनके पास विद्या की प्राप्ति हो जाती है वही जो है पुरुषों की कहानी भी कहता है। अगर विद्या ही नहीं है तो हम पुरुष की कहानी किसी को बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। जब हम खुद ही नहीं पढ़े तो हम दूसरे को क्या पढ़ाएंगे? तो पुरुष की कहानी कौन कहता है? जिसके पास विद्या की प्राप्ति हो जाती है। लास्ट है, बाल चंद विद्यावहु भाषा दुह नहीं लगन दुज्जन हासा, ये पंक्ति किसकी है? ये भी विद्यापति की है। यहाँ पे भी देखिए भाषा शब्द आया है तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम विद्या की प्राप्ति करते हैं उसमें हम भाषा का प्रयोग करते हैं। आगे देखिएगा, बात करें पदावली की तो ये जो है ये भी विद्यापति की ही पंक्तियां हैं, क्योंकि पदावली उनकी रचना है। तो अब ये जो 3 पंक्तियां हैं ये पदावली से ली गई हैं। अभी जितनी हमने पढ़ी वो कीर्तिलता से ली गई थी। तो पहला है, खन खन नयन कोन अनुसरई, खन खन वसत धूल तनु भरई। तो खन खन नयन को पकड़िएगा, खन खन नयन पदावली। पद में जब हम पायल पहने रहते हैं अपने पग में तो जब चलते हैं तो खन खन की आवाज आती है, तो इससे कनेक्ट हो जाएगा ये पदावली से ली गई है। और पदावली आप जानते हैं किसकी रचना है? तो विद्यापति की है। दूसरा है, सुधा मुख के विह निर्मल बाला, अपरूप रूप मनोभव मंगल, त्रिभुवन विजयी माला, ये किसकी है? ये भी पदावली से ली गई है, विद्यापति की है। कहते हैं त्रिभुवन विजयी माला, जिसके पास विद्या होती है वही तीनों भुवन में विजय की माला पहनता है। जिसके पास विद्या होती है वही तीनों भवन में, त्रिभुवन लिखा है ना, तो वो वही जो है त्रिभुवन में विजय की माला पहनता है। हर कोई विजय की माला नहीं पहन सकता तीनों भुवन में। जिसके पास विद्या की प्राप्ति हो जाती है वही तीनों भवन में विजय की माला भी धारण करता है। इस तरीके से कनेक्ट कर लीजिएगा। आगे है, सरस बसंत समय भला, पावली दक्षिण पवन वह धीरे, सपनह रूप बचत इक भासिए, मुख से दूर कर चीरे, ये पंक्ति किसकी है? ये भी विद्यापति की है। और बात करें तो यहाँ पे भी देखिए भाष्य शब्द आया है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया 3 इनकी ऐसी पंक्तियां जिसमें भाषा भाषा करके आया है, तो इस शब्द को भी अगर आप पकड़ लेंगे तो आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, ये विद्यापति की पंक्ति है। और लास्ट में दिया है कि हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, हिंदी में कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है विद्यापति को। ये प्रश्न कई बार बना है, इसको ध्यान रखिएगा। इन्हें कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है हिंदी में। तो इसी के साथ विद्यापति के संदर्भ में जो इम्पोर्टेंट जानकारियां थी वो आज हमने पढ़ ली है। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को जाते जाते लाइक कीजिएगा। और अगर टाइम होगा आपके पास आधे सेकंड का भी, आधे मिनट का, आधे सेकंड का, जो भी करिए, तो एक कमेंट करके भी बता दीजिएगा साथ ही साथ कि आपको क्लास कैसी लगी। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है और यही सीरीज आप आगे पाना चाहते हैं तो आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो। और कल हम बात करेंगे अमीर खुसरो के संदर्भ में। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं कल शाम ठीक 6 बजे। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।